हाँ तो भाई मैं हूँ सजल। आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेक्चर 5 देखने वाले हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। सॉल्यूशन चैप्टर का आज लेक्चर 5 देखने वाले हैं। इस चैप्टर में लेक्चर 4 में हम लोग डिस्कस किए थे परासरण दाब क्या होता है, उसके आगे आज हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं टॉपिक को। तो इसमें सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं समपरासरी विलयन क्या होते हैं। तो समपरासरी विलयन, ठीक है, इस बारे में देखने वाले हैं। तो समपरासरी विलयन, परासरण दाब, इसका पिछला वाला वीडियो में पढ़े थे, उसमें परासरण दाब का क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर, वो फिर से बनाते हैं आपके लिए। यहाँ पर ऐसे था, ठीक है, दो पात्र हैं और इसमें मान लिया निम्न सांद्रता वाला विलयन है, निम्न सांद्रता वाला विलयन है ये, और ये उच्च सांद्रता वाला विलयन है, उच्च सांद्रता वाला विलयन है, ठीक है। अब यहाँ पर परासरण के लिए यहाँ पर एसपीएम होना जरूरी है, सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है। तो यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन में हम लोग क्या करते थे, परासरण दाब क्या होता है, वह अतिरिक्त बाह्य दाब होता है जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। तो समपरासरी विलयन में यहाँ पर आज क्या देखने वाले हैं, इन दोनों पात्र पे क्या होगा, इन दोनों पात्र में जो विलयन है उस विलयन की सांद्रता, दोनों पात्र में विलयनों की सांद्रता जो होगा वो समान होगा, ठीक है। इसकी भी सांद्रता समान होगा, इसकी भी सांद्रता समान होगा। तो विलयन का जो अणु है वो स्थानांतरण नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे, समपरासरी विलयन कहेंगे। तो समपरासरी विलयन क्या होता है, किसी दिए गए ताप पर समान सांद्रता वाले दो विलयनों का परासरण दाब समान होता है, ठीक है, इसे ही समपरासरी विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अति परासरी विलयन किसे कहते हैं। तो अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन, अति परासरी विलयन में यहाँ पर अति परासरी विलयन कहते हैं उच्च सांद्रता वाले विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। तो लिखेंगे उच्च सांद्रता वाले विलयन को अति परासरी विलयन कहते हैं। और एक टॉपिक इसके बाद है कि अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं। तो अल्प परासरी विलयन, निम्न सांद्रता वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। तो लिखेंगे अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन निम्न सांद्रता वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन कहते हैं।
ठीक है। तो समपराशरी विलयन क्या होते हैं समझ गए। उसके बाद अतिपराशरी विलयन कुछ नहीं, सिंपल उच्च सांद्रता वाले विलयन को अतिपराशरी विलयन कहते हैं, और अल्प पराशरी विलयन निम्न सांद्रता वाले विलयन को अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर जो परासरण की प्रक्रिया है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणुओं का उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाह होता है। तो यहाँ पर फिर परासरण को किस प्रकार लिख सकते हैं, और एक तरीका से इस प्रकार लिख सकते हैं परासरण को, निम्न सांद्रता का मतलब अल्प पराशरी विलयन और उच्च सांद्रता का मतलब अति पराशरी विलयन। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि परासरण अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की ओर होता है। अब हमारे पास आता है एक टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम परासरण, जिसका नाम क्या है, प्रतिलोम परासरण। तो प्रतिलोम परासरण क्या होता है, हमने पढ़ा है पिछले क्लास में कि परासरण, तो परासरण जो पढ़े हैं, परासरण का जस्ट परासरण को विपरीत करते, जैसे कि परासरण क्या होता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है प्रभाव, उसे परासरण कहते हैं। तो प्रतिलोम परासरण में क्या करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करेंगे, इसमें हम लोग उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जो अतिरिक्त बाह्य दाब आरोपित करते हैं उसको क्या करेंगे, ज़्यादा कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अगर परासरण दाब से भी अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए तो परासरण की प्रक्रिया विपरीत हो जाएगी, मतलब कि उच्च सांद्रता वाले विलयन से निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर फिर विलायक के अणुओं का प्रवाह हो जाएगा, तो उसे विपरीत परासरण कहेंगे। ठीक है, तो इसको अब डिटेल में आपको बताते हैं फिर क्या होता है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, ठीक है। प्रतिलोम परासरण का डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर कि परासरण दाब से अधिक दाब उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है, विपरीत हो जाती है, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं, जिसे प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्रतिलोम परासरण, तो इसको आपको फिगर से समझाते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये निम्न सांद्रता वाला विलयन है, मान लिया निम्न सांद्रता वाला विलयन है, और ये उच्च सांद्रता वाला विलयन है। ठीक है, यहाँ पर सांद्रता को मोलरता से व्यक्त किए समझ लेंगे, यहाँ पर निम्न सांद्रता वाला है और ये उच्च सांद्रता वाला विलयन है। अब यहाँ पर क्या होता है, परासरण में हम लोग पढ़े हैं, परासरण में हम लोग पढ़े कि परासरण दाब का क्या था, परासरण दाब में हम लोग पढ़े हैं कि वह अतिरिक्त बाह्य दाब, परासरण दाब में क्या पढ़े हैं, वह अतिरिक्त बाह्य दाब जिसे उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर आरोपित करने पर परासरण की प्रक्रिया रुक जाए। परासरण की प्रक्रिया जो इधर से इधर हो रही थी, मतलब निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जो परासरण की प्रक्रिया हो रहा था यहाँ पर, वो अगर रुक जाए तो उसे हम परासरण दाब कहते हैं। अब क्या यहाँ पर है, प्रतिलोम परासरण में क्या है कि परासरण दाब से अधिक दाब पर, मतलब ये पाई जो है इससे भी अधिक दाब किधर आरोपित कर दिया जाता है, उच्च सांद्रता वाले, यहाँ पर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर आरोपित करने पर परासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। मतलब यहाँ पर
जो परासरण दाब है इससे भी ज़्यादा दाब अगर इधर आरोपित कर देते हैं तो इधर से जो विलायक के अणु है वो इस SPM से होकर ये निम्न सांद्रता वाले विलयन की ओर आ जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद एक टॉपिक आता है परासरण का जैविक महत्व। तो परासरण का जैविक महत्व में यहाँ पर बोर्ड में लिख पाना संभव नहीं था, तो उसमें जस्ट डेफिनेशन है, उसमें उसका जो डेफिनेशन है उसको आप लोग अपने किताब से NCERT की जो बुक है उससे आप लोग परासरण का जो जैविक महत्व है वो पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल में परासरण का एग्जाम्पल बताते हैं आपको। जैसे कि अचार बनाते हैं ना, तो अचार में जब कच्चा आम को रखा जाता है, नमक और हल्दी लगा के रखा जाता है, तो और जब धूप में रखते हैं तो क्या होता है, जो आम है वो आम सिकुड़ने लगता है, और उसमें जो आम को कोई एक पात्र पर रखा जाता है, उस पात्र पर देखेंगे कि उस पात्र पे तरल पदार्थ आ जाते हैं, तो वहाँ सिकुड़ता काहे सिकुड़ता है, तो वो परासरण के कारण सिकुड़ता है, क्योंकि परासरण क्या होता है, निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जो कच्चा आम है उसके ऊपर, उसके सतह पर हम लोग क्या लगा दिए, नमक और हल्दी लगा दिए, तो वहाँ पर उसके सतह पर जो सांद्रता हुआ वो आम के अंदर में जो वहाँ पर तरल पदार्थ है आम के अंदर, उससे ज़्यादा सांद्रता हो गया, इसलिए जो आम के अंदर का पानी है वो बाहर आ गया, जिसके कारण वो आम सिकुड़ गया। तो ये एक क्या है, एग्जाम्पल है किसका, परासरण का। इस प्रकार बुक में लिखा हुआ है परासरण का जैविक महत्व, वहाँ से आप टप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है उसको यहाँ पर लिखेंगे, जब आयनिक पदार्थ जल में घोले जाते हैं तो धनायन व ऋणायन में वियोजित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ठीक है। यहाँ पर और एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर जब आयनिक पदार्थ जल में घोले जाते हैं तो धनायन एवं ऋणायन में वियोजित तथा यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा, और वियोजित तथा संगुणित हो जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज़्यादा या कम हो जाते हैं, जिससे पदार्थ का वास्तविक मोलर द्रव्यमान और प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान भिन्न प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा है असामान्य मोलर द्रव्यमान
इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एक आयनिक पदार्थ है उसको हम लोग जब जल में घोलते हैं, ठीक है, जब जल में घोलते हैं आयनिक पदार्थ को, तो हम लोग जानते हैं कोई भी आयनिक पदार्थ अगर जल में घोला जाता है तो पदार्थ क्या होता है, उसके धन आयन और ऋण आयन में वियोजित हो जाते हैं। और यहाँ पर संगुणित, एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं यहाँ पर, संगुणित। तो संगुणित का मतलब क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसे जल में घुलने पर वो जैसे 2 से 1 हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा से कम हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगुणित हो जाते हैं। तो जिसके कारण पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जो आता है वो ज़्यादा, या फिर ज़्यादा कब होगा, जब वियोजित होगा तो उसका मोलर द्रव्यमान ज़्यादा हो जाएगा, और जब संगुणित होगा तो मोलर द्रव्यमान उसका कम हो जाता है। तो जिससे पदार्थ का वास्तविक मोलर द्रव्यमान और प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान भिन्न होता है। तो यहाँ पर वास्तविक रूप से इसका क्या मतलब है, तो अब समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देते हैं NaCl का। NaCl जब पानी में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में क्या होगा, वियोजित हो जाएगा। तो इसका वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 58.5 ग्राम इसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान है। और इसको जब पानी में, वाटर में हम लोग घोलते हैं तो वियोजित हो जाता है Na+ आयन में और Cl- आयन में। तो अब इस प्रॉब्लम जो असामान्य मोलर द्रव्यमान है, इसकी समस्या को दूर करने के लिए यहाँ पर एक कारक आता है जिसे कहते हैं वान हाफ कारक, वान हाफ गुणांक। वान हाफ गुणांक को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। और वान हाफ गुणांक का मतलब क्या होता है, वान हाफ गुणांक का मतलब होता है वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कितना है वियोजन, यहाँ पर वियोजन हुआ NaCl का, तो पश्चात में, उसके बाद में, वियोजन होने के बाद 2 है आयनों की संख्या, और उससे पूर्व में 1 था, ये 1 है पूरा, तो 1 है। अब यहाँ पर I का मान क्या आ गया, 2 आ गया। तो जो हम लोग निकालते हैं, जो 4 अनुसंख्यक गुणधर्म था, सबसे पहला क्या था, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्या था, क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा क्या था, हिमांक का अवनमन, चौथा क्या था, परासरण दाब। तो उसमें हम लोग जब कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते थे तो उसका क्या मोलर द्रव्यमान हम लोग ज्ञात करते थे उससे। तो उससे जब मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते थे, जितना फार्मूला था 4 ठो अनुसंख्यक गुणधर्म का 4 फार्मूला था, उसमें हम लोग I का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे यहाँ पर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या, वान हाफ कारक, वान हाफ कारक, ठीक है। तो वान हाफ कारक का फॉर्मूला क्या होता है, इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वियोजन, ठीक है, वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या और क्या होता है, डिवाइड में होता है वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व अणुओं की संख्या होता है, पूर्व अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर समझने के लिए। तो एग्ज़ाम में हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोई यहाँ पर दिया हुआ जाता है, जैसे कि आयनिक पदार्थ NaCl है, KCl है, BaSO4 है। तो ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में फिक्स से आप लोगों से ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक पदार्थ दिया जाएगा, उसका पूछेगा कि वान हाफ गुणांक क्या होगा। तो वान हाफ गुणांक निकालने के लिए इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात अणुओं की संख्या और वियोजन अथवा संगुणन के पूर्व अणुओं की संख्या। तो यहाँ पर जब ये वियोजन होगा तो किस में टूटेगा, Na+ में टूट जाएगा और Cl- में टूट जाएगा, यहाँ पर K+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, यहाँ पर BaSO4 Ba2+ में टूटेगा और क्या हो जाएगा, SO4O- में वियोजित हो जाएगा, SO4
2 माइनस में वियोजित हो जाएगा। तो यहाँ पर वियोजन होने के पश्चात क्या हुआ, आयनों की संख्या 2, पहले कितना था 1, तो कितना हो गया i का मान, तो i का मान हो गया 2। यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पर पहले तो 1 था लेकिन वियोजन होने के पश्चात 2 हो गया, तो और पहले 1 था तो i का मान 2 हो गया। यहाँ पर भी वियोजन होने के बाद 2, और पहले कितना था 1 था तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी आयनिक पदार्थ आपको एग्जाम में दिया हुआ जाएगा और उसका वांट ऑफ गुणांक पूछेगा तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं संगुणन के लिए। ये तो था जो सब में क्या हो रहा था, वियोजन हो रहा था। अब लेंगे संगुणन के लिए एग्जाम्पल लेंगे। संगुणन के लिए क्या लेंगे एग्जाम्पल में यहाँ पर CH3COOH, इसको क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, एथेनोइक एसिड कहते हैं इसे। तो यहाँ पर इसका 2 अणु था पहले, और जब इसको पानी में घोला जाता है तो क्या होता है, पानी में घोलने के बाद ये क्या हो जाता है, CH3COOH क्या हो जाता है, होल 2 हो जाता है, मतलब 2 से 1 बन जाता है। तो ये क्या हो गया, संगुणन हो गया। तो इसके लिए i का मान कैसे निकालेंगे, पानी में घोलने के पश्चात कितना हुआ, अणुओं की संख्या 1 और पहले कितना था 2 था, तो इसका i का मान कितना हो गया, हाफ यानी कि 0.5 हो गया। अब यहाँ पर ये पूर्ण रूप से, ये एग्जाम्पल तो था पूर्ण रूप से वियोजन अथवा पूर्ण रूप से संगुणन होने के लिए। अब देखेंगे जब पानी में घोलने के पश्चात पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होगा, यानी कि अपूर्ण रूप से वियोजन होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर अपूर्ण रूप से वियोजन होने के कंडीशन में हम लोग फॉर्मूला को निकालेंगे, ठीक है। अपूर्ण वियोजन होगा पूरा, मतलब जब पानी में हम लोग घोलेंगे तो पूर्ण रूप से वो वियोजन नहीं होगा, पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा। तो उसके लिए हम लोग एक जनरल सूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र बनाने के लिए यहाँ पर ले लिए AN है, ठीक है। ये यहाँ पर कोई आयनिक पदार्थ है जिसमें यहाँ पर होल, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, SO4 लिखते हैं, उसका होल 2 लेते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर एक कोई आयनिक पदार्थ है, उसका ये N यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है, ठीक है। तो समझ गए। अब जब इसको पानी में घोला जाता है, टूटने के बाद पानी में जब घोला जाता है उसके पश्चात Na हो जाता है, AN से Na हो जाता है। तो यहाँ पर पहले T0 पर क्या था, T0 पर यहाँ पर क्या था, 1 था, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 0 था। उसके बाद T समय पर यहाँ पर मान लिए 1 से यहाँ पर अल्फ़ा माइनस हो गया, N अल्फ़ा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर N टाइम्स है तो N अल्फ़ा बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, वांट ऑफ फैक्टर निकालने का अपूर्ण वियोजन में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, वियोजन के पश्चात, तो पश्चात कितना है 1 माइनस अल्फ़ा प्लस N अल्फ़ा, ठीक है। और पूर्व में कितना था 1 प्लस 0, मतलब कि डिवाइड में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 1, यहाँ पर कितना अल्फ़ा कॉमन आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 1 प्लस N, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा को कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो 1 प्लस N है उसको I के डिवाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। I के डिवाइड में लिख सकते हैं 1 प्लस N को, ये 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, अल्फ़ा बराबर इसको इस साइड ले आएंगे और इसको इस साइड भेज देंगे, ठीक है। अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 1 माइनस, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस I बटा 1 प्लस N। यहाँ पर अपूर्ण वियोजन की स्थिति पर ये फॉर्मूला बनता है। अब देखेंगे अपूर्ण संगुणन की स्थिति पर क्या फॉर्मूला बनेगा। अपूर्ण संगुणन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो यहाँ पर Na था, कोई आयनिक पदार्थ है वो Na था, वो जब संगुणन हुआ मतलब कि जुड़ गया तो क्या हो गया, यहाँ पर An हो गया।
तो यहाँ पर t बराबर 0 पर यहाँ पर कितना था 1 था और यहाँ पर 0 था, यहाँ पर t समय पर कितना हो जाएगा, फिर t समय पर यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि जुड़ रहा है इसलिए यहाँ पर अल्फ़ा बटा n हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर्मूला से i निकालने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, संगुणन के पश्चात, तो संगुणन के पश्चात क्या हो गया यहाँ पर अल्फ़ा बटा n, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा n हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइड में n, वो इसके पूर्व में कितना था 1 प्लस 0 मतलब कि डिवाइड में 1, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो i का फॉर्मूला यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा n बटा 1, यहाँ पर बटा 1 का कोई महत्व नहीं है, ये नहीं लिखने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर i बराबर क्या हो गया फॉर्मूला 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बटा n। तो हम लोग ने देख लिया यहाँ पर अपूर्ण संगुणन और अपूर्ण वियोजन की स्थिति पर क्या होता है उसका फॉर्मूला, यहाँ पर अल्फ़ा क्या है वियोजन की मात्रा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा i का मान तो अल्फ़ा निकाल सकते हैं, और अगर i निकालने बोला और अल्फ़ा दिया हुआ रहा तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला जो हमने आपको पहले बताया कि असामान्य मोलर द्रव्यमान की समस्या को दूर करने के लिए ये वान टॉप कारक का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अनुसंख्यक गुणधर्म कितना था, 4 अनुसंख्यक गुणधर्म था, ठीक है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है क्या क्या अनुसंख्यक गुणधर्म था। तो सबसे पहले क्या था, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तो उसमें फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर फॉर्मूला था P0 A माइनस PA बटा P0 A था, ये बराबर था क्या, यहाँ पर बराबर था ये x भी, यहाँ पर कोई अवाष्पशील विलेय है उसका हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर रहे थे वहाँ पर। तो XB को क्या लिख सकते हैं NB बटा Na, तो मोलन्स का जानते ही होंगे फॉर्मूला, क्योंकि हमने आपको सबसे फर्स्ट लेक्चर पर ही बताया है। तो यहाँ पर जो पूरे बिलियन का मोल लेते हैं डिवाइड में, यहाँ पर NB को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो इसलिए फॉर्मूला क्या बनता है फिर NB को हम लोग क्या लिख सकते हैं WB बटा MB लिख सकते हैं, और Na को क्या लिख सकते हैं WA बटा MA लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या बनता है नेक्स्ट स्टेप पर, ये फॉर्मूला P0 A माइनस PA बटा P0 A, ये बराबर हो जाता है WB बटा MB गुना MA बटा WA, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकालेंगे अवाष्पशील, यहाँ पर ये MB क्या है अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालने का सूत्र है। तो ये जो निकल रहा था वो गलत निकल रहा था, क्योंकि वास्तविक मोलर द्रव्यमान कुछ और निकल रहा था और यहाँ पर हम लोग जब कैलकुलेट करके निकाल रहे थे तो कुछ अलग निकल रहा था। तो इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो वांट ऑफ फैक्टर है I, इसका गुना करते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड अनुसंख्यक गुणधर्म है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB गुणा मोलरता। यहाँ पर इसको I से गुना करते हैं, और क्या था फॉर्मूला तीसरा, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF बराबर क्या था KF गुणा मोलरता। यहाँ पर भी इसको I से मल्टीप्लाई करते हैं। और चौथा क्या था, चौथा था परासरण दाब पाई इज इक्वल्स टू CRT, यहाँ पर भी I का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग सही मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं वान टॉप कारक की सहायता से, ठीक है। तो और एक क्या इसका क्या फॉर्मूला बनता है, I बराबर होता है यहाँ पर वान टॉप कारक का, ये तो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग I का फॉर्मूला को इस प्रकार निकाल सकते हैं कि प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान
डिवाइड में प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर ऑब्जर्व्ड मास अपॉन कैलकुलेटेड मास, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, लेकिन आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल NaCl का ले लेते हैं। NaCl का एग्जांपल, इसका चूँकि दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ कितना इसका हम लोग जानते हैं, सोडियम का 23, इसका 35.5, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 58.5 होता है NaCl का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान है, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान की जगह पर हम लोग 58.5 लिखेंगे, ठीक है। और प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे इस फार्मूला से, कोई भी फार्मूला से अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, तो वो जो मोलर द्रव्यमान निकलेगा उसको कहते हैं प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान। और जो NaCl यहाँ पर जो दिए हैं, यहाँ पर आपको जो हमने बताया है कि NaCl का पहले से कितना 58.5, तो सूत्र में जो पहले से लिखा हुआ रहेगा वो होता है प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, जो हम लोग फार्मूला से निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रायोगिक रूप से निकाला गया मोलर द्रव्यमान। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस टॉपिक के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। तो आप सभी को बहुत अच्छा से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, समझने में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर पूरे क्लास 12th साइंस का सिलेबस को ख़त्म करने वाले हैं विदिन 6 मंथ्स। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल पर, जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें वीडियो को। और कोई भी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो पर।